दो महाद्वीपों पर स्थित तुर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल, विश्व का एकमात्र शहर जहां सुबह का नाश्ता आप एशिया में कर सकते हैं और दोपहर का भोजन यूरोप में। इसलिए तुर्की के बारे में हर कोई बात करता हुआ नजर आता है। आपको बता दें कि तुर्की में सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तुर्की एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर किसी भी धर्म के लोगों के साथ समानता के साथ व्यवहार किया जाता है। तुर्की दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए क्षेत्रों में से एक है। हजारों सालों में यहाँ कई सभ्यताएं आईं और चली गईं, जिनमें से दो प्रमुख थी, यूनानी सभ्यता और रोमन सभ्यता। ईसा से 1200 साल पहले यूनानियों ने यहाँ कई शहर बसाए, जिनमें से एक नाम था बाइजेंटियम। यूनानियों के बाद यहाँ पर कोस्तांतिन प्रथम के नेतृत्व में रोमन साम्राज्य का कब्जा हुआ। जब बाइजेंटियम का नाम कोस्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया रखा गया, तब तक रोमन साम्राज्य के ईसाई धर्म ने तुर्की में अपनी पकड़ जमा ली थी। ईसाइयों की कई प्रमुख धर्म सभाएं तुर्की में हुई। और अब बात करते हैं ओटोमन वंश की, जिसने तुर्की पर 650 सालों तक राज किया। समय बीता और इतिहास का चक्र आगे बढ़ा। सन 900 से 1000 के आसपास सेल्जुक तुर्कों ने रोमन साम्राज्य को हराकर तुर्की का तुर्कीकरण और इस्लामीकरण दोनों प्रारंभ किया। कुछ समय बाद मंगोल आक्रमणकारी तुर्की तक आ पहुंचे और सेल्जुक मंगोलों से हार गए। मंगोल के योद्धा विजेता बनकर वापस लौट गए, लेकिन सेल्जुक साम्राज्य बिखर गया। लेकिन वहीं से सेल्जुक साम्राज्य के उस्मान प्रथम ने उस्मानी यानी कि ओटोमन राजवंश की नींव रखी, जिसने तुर्की पर अगले लगभग 650 साल तक राज किया। प्रथम विश्व युद्ध में उस्मानियों ने जर्मनी का साथ दिया और युद्ध में हार के बाद विराम संधि के अंतर्गत उस्मानी साम्राज्य के कुछ भाग ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस आदि में बंट गए। 1922 में तुर्की की सेना के एक महान सेनापति ने आजादी की लड़ाई का ऐलान किया और विजयी हुए। ये सेनापति थे क्रांतिकारी और प्रगतिशील विचारों वाले मुस्तफा कमाल पाशा, जो आधुनिक तुर्की गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति बने। उसी गौरवमयी इतिहास की एक सबसे बड़ी गवाह है आया सोफिया, जो विश्व की सबसे शानदार इमारतों में गिनी जाती है। जस्टिनियन प्रथम एक ऐसा गिरजाघर बनाना चाहते थे जो रोम की इमारतों से भव्य हो। 11 साल के निरंतर निर्माण के बाद एक ऐसी इमारत बनी जिसे देखकर शहंशाह मंत्रमुग्ध हो गए। ईसाई धर्म के धार्मिक दृश्य दर्शाने वाले मोज़ेक, ऊंचे स्तंभ जिन पर टिका है इस इमारत का विशेष आकर्षण। इसका ऊंचा गुंबद, आज से 1500 साल पहले इस गुंबद की परिकल्पना और निर्माण शायद किसी जादूगर ने ही किया होगा। आखिर क्यों खास है आया सोफिया? जब उस्मानी राजवंश ने इस्तांबुल पर कब्जा किया तो यहाँ के नागरिकों ने आया सोफिया में जमकर लूटपाट की। जब सुल्तान यहाँ पहुंचा तो उसने इस गिरजाघर को मस्जिद में तब्दील कर दिया। ईसा मसीह और मरियम के चित्र तोड़े तो नहीं गए, पर प्लास्टर से ढक दिए गए। दीवारों पर कुरान की आयतों के टाइटल लगा दिए गए। मुअज्जिन यानी कि मुस्लिमों की पूजा करने के लिए एक खास जगह बनाई गई। 4 मीनारें बनी और लगभग 500 साल तक ये इस्लाम धर्म की प्रमुख मस्जिदों में शुमार हो गई। अपनी सरकार बनने के बाद मुस्तफा कमाल पाशा ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया कि आया सोफिया जैसी खूबसूरत इमारत ना तो मस्जिद होगी और ना ही गिरजा। 1935 में उसे सरकारी संग्रहालय घोषित कर दिया गया। अब पूरी दुनिया से करोड़ों पर्यटक यहाँ आते हैं और इस खूबसूरत इमारत का आनंद लेते हैं। ऐसी इमारत जहां ईसाई और इस्लाम धर्म का मिलन सा होता है। पता नहीं क्यों, लेकिन लोग बताते हैं कि इस दिव्य भवन में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसे हम एक ऐसी जगह पर आ गए हों जहां बस शांति ही शांति हो और जीवन में कोई दुख न हो। उस्मानी सल्तनत के एक सुल्तान अहमद ने इस्तांबुल में एक और मस्जिद बनाने का निर्णय लिया, जबकि उस समय की सबसे बड़ी मस्जिद आया सोफिया मौजूद थी। सुल्तान अहमद ने इसका निर्माण भी किया तो आया सोफिया के बिल्कुल सामने वो इससे भी शानदार भवन बनाना चाहता था। बना भी बहुत खूब। उस्मानी वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण, पंचमुखी गुंबद, 8 छोटे गुंबद और 6 मीनारें। लेकिन जब उलेमाओं ने 6 मीनारें देखी तो नाराज हो गए। मक्का के मस्जिद अल हरम की 6 मीनारें थी और अन्य मस्जिदों में 4। उस जमाने में मक्का मदीना उस्मानी राजवंश के जिम्मे था। सुल्तान ने हुक्म दिया कि मक्का मस्जिद में 7वीं मीनार का निर्माण हो, तब जाकर समस्या टली। इस विशाल और शानदार दिखने वाली मस्जिद की खूबसूरती देखते ही बनती है। कहते हैं कि इसका निर्माण ताजमहल बनाने वाले शिल्पकारों ने किया। इसे नीली मस्जिद भी कहा जाता है।
बाहर से तो नीला कुछ नहीं पर अंदर जाएंगे तो आपको दिखेगा हजारों हजार नीले टाइल्स जिनमें फूल पौधों की आकृतियां बनी हैं। और अंदर देखेंगे आप शानदार और अमेजिंग कांच की जड़ी हुई खिड़कियां जिनसे रोशनी छनकर मस्जिद के अंदर ऐसे महकती है जैसे सूरज सिर्फ इस मस्जिद के लिए बना हो। इसमें प्रवेश करने से पहले अगर आपने सही से वस्त्र धारण नहीं किए हैं, यानी मस्जिद के नियम के अनुसार कपड़े नहीं पहने हैं, तो आपको फ्री में दुपट्टा और लुंगी मिलती है ताकि आप मस्जिद की पवित्रता का सम्मान कर सके। अब बात करते हैं डोलमाबाचा में कमाल पाशा का निधन। इस्तांबुल में आलीशान भवनों की बात करें तो बहुत सारे हैं। दुनिया के शायद सबसे बड़े बाजारों में से एक है ये ग्रैंड बाजार। यहाँ 4-5 हजार दुकानें हैं और लाखों लोग रोज आते हैं। कालीन, रंग बिरंगे लालटेन, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले, मेवा, फर्नीचर, सोने चांदी के आभूषण और उपहार देने लायक सैकड़ों अन्य छोटे छोटे स्थानीय हस्तकला उत्पाद सब यहाँ मिलते हैं। यहाँ के दुकानदार शायद विश्व की हर भाषा बोलते हैं। भारत और तुर्की के बीच सैकड़ों वर्षों का रिश्ता रहा है। दोनों की संस्कृति, भाषा, शिल्पकला और भोजन में कई समानताएं हैं। उदाहरण के तौर पर आप समोसा ले लीजिए। क्या आप सोचते हैं कि यह विशुद्ध भारतीय है? महाशय, आप तुर्की में समोसा खा सकते हैं, अलबत्ता उसका नाम है मुस्काबेरी। आपको तुर्की में कोफ्ता नहीं मिलेगा पर उनके अनेक तरह के कोफ्ते जरूर मिल जाएंगे। भोजन के साथ आपको मट्ठा पसंद है ना? चिंता ना करिए, तुर्की वासी ऐरान जरूर देंगे आपको। और एक चीज और, यहाँ के भोजन में बैंगन का जमकर प्रयोग किया जाता है। तुर्की के ज्यादातर लोग मांसाहारी हैं, पर शाकाहारी को यहाँ कभी भोजन की दिक्कत नहीं होती है। आपको ढेर सारा शाकाहारी भोजन मिल जाता है। घूमने फिरने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सुल्तान अहमद इलाके में अधिकांश महत्वपूर्ण स्थल हैं। आप यहाँ किसी होटल में रुके तो पैदल ही घूम सकते हैं। इस्तांबुल के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि यहाँ का हमाम स्नान। हमाम का एक सामूहिक स्नान घर होता है जहाँ गर्म पानी की व्यवस्था होती है। प्रख्यात सूफी संत रूमी पैदा तो कहीं और हुए थे, लेकिन उनकी कार्यभूमि तुर्की थी। उनके अनुयायियों को दरवेश कहते हैं। दरवेशों का नृत्य आप इस्तांबुल के होजा पाशा सांस्कृतिक केंद्र में देख सकते हैं। तो ये था तुर्की के और इस्तांबुल के बारे में वो जानकारी जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। हमने तुर्की में अंदर घुसकर बाजार से लेकर उसकी बड़ी से बड़ी इमारतों के दर्शन आपको कराए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वाव फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।